अस्सलाम वालेकुम। आज हम ECAT प्रिपरेशन में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हीट और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे अहम जो चीज़ है जी, हम उसमें गैसेस को स्टडी करते हैं, स्पेशली आइडियल गैसेस को। और आइडियल गैसेस को स्टडी करने के लिए हम एक उसमें जो है एक सर्टन कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं, जिन्हें हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, इसके बेसिक सर्टन कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। असल में ये जनरली ये कंडीशंस हैं जो हम अपनी गैस पे लगाते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर तरह से जो है वो स्टडी कर सकें। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, इसकी अफादियत जो है वो इस लिहाज से अहम है कि ये जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं उसमें जो है ये एप्लीकेबल है। जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है, उसमें ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये एग्जैक्टली वैसे ही फुलफ़िल करती है जैसे कि जो है इसके पास्टुलेट बताते हैं। इसी तरह से जो ब्रोनियन मोशन है उसमें भी जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसको हम फुली अप्लाई कर सकते हैं। अब डिफ्यूजन ऑफ गैस से क्या मुराद है कि हाई कंसनट्रेशन से पार्टिकल्स का जो है वो लो कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करना जो है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ब्रोनियन मोशन क्या है? सिंपली जी रैंडम मोशन जो है मॉलिक्यूल्स की किसी भी गैस के या लिक्विड के, उसे हम जो है वो ब्रोनियन मोशन कहते हैं। अब ये जो कंडीशंस हैं वो क्या है जी? सिंपल 4 से 5 कंडीशंस ही हमारे पास कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम है गैस का, किसी भी गैस का, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का साइज़ है, वो जो सेपरेशन है पार्टिकल्स के दरमियान उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यानी कि साइज़ बहुत स्मॉल होता है और पार्टिकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त जो है वो मूव कर रहे हैं और इनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है, और ये रैंडमली मूव करते हुए आपस में टकराते भी हैं। और जो है जिस भी कंटेनर में इन्हें रखा जाए उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। और इनकी जो मोशन है ये रैंडम मोशन है, और इनके जो कोलिजन्स हैं इन्हें हम सपोज करते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक हैं। इसके अलावा जो लास्ट कंडीशन है वो सिंपली ये है कि किसी भी किस्म की कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो हमारी जो गैस है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान नहीं होती। अब किसी भी किस्म की इंटरेक्शन ना होने का मतलब ये है कि हम सपोज ये करते हैं कि हमारी जो गैस है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। प्रेशर ऑफ गैस जो है उसमें हमारे पास हम सपोज करते हैं हमारे पास एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें जो है कोई गैस जो है वो इनक्लोज है। और यहाँ पे जो हमारी जो शराइत हैं वो ये हैं कि जो गैस इनक्लोज है वो सेम गैस हो। जैसे कि अगर आपने हाइड्रोजन फिल की हुई है तो सब पार्टिकल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के होंगे, और अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो सब पार्टिकल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के होंगे। यानी कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं उन इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मैस है वो सेम है। इस तरह से कोई हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, इंडिविजुअल पार्टिकल जो है कंटेनर में से, और ये जो पार्टिकल है ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जिसका x कंपोनेंट जो है वो vx है। इसको हम पार्टिकल 1 का नाम दे देते हैं। और ये जो पार्टिकल जो है ये मूव करते हुए जो है ये वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, टकराता है, और जब ये टकराएगा तो कोई फोर्स जो है ये एक्सर्ट करेगा वॉल पर, और उस वॉल पर ये जो फोर्स लगा रहा है उसको अगर हम पर यूनिट एरिया से कैलकुलेट करें तो हमारे पास इस इंडिविजुअल पार्टिकल की जो है ना वो फोर्स आ जाएगी, ये जो लगाएगा वॉल पर। लेकिन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल प्रेशर, तो हम इंडिविजुअली पहले जो है ना जो है सिंगल पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे प्रेशर, उसके बाद जो उसे ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास जो है ना नेट प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंगल पार्टिकल की फोर्स से शुरू करते हैं। तो हमारे पास जब पार्टिकल जो है वो फोर्स लगाएगा वॉल पे तो वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। अब बाउंस बैक होगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। हम इस चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं और हम ये जो पार्टिकल जो है ये जो वॉल पे फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट करते हैं, जो कि आती है mv1x² डिवाइडेड बाय L। इसी तरह से अगर आप ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल की फोर्स है, अगर आप टोटल पार्टिकल्स जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस होंगी F1 के लिए F1x, F2x, F3x उसे हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास जो है ना नेट फोर्स आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में। और अगर आप जो है वो प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, जिसे एरिया पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो प्रेशर आ जाएगा, नेट प्रेशर एक्स डायरेक्शन में जो तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल पे लगा रहे हैं। देन जी
हम इस रिलेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं डेंसिटी का रिलेशन यूज़ करते हुए। डेंसिटी जो हमारे पास इक्वल होती है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम के। यहाँ पर टोटल मास जो है, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो टोटल मास जो है वो m मल्टीप्लाई बाय n होगा, और वॉल्यूम क्योंकि हमारे पास एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वॉल्यूम है वो L क्यूब होगा, तो डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी जी mn डिवाइड बाय L क्यूब। अगर आप ये रिलेशन फर्दर ऊपर यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है आप सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रेशर है एक्स डायरेक्शन में वो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी रो इनटू Vx स्क्वायर एवरेज। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज है अगर आप उसको n पे डिवाइड कर देंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर लेकर हम उसे एड अप कर रहे हैं, उसके बाद उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में स्क्वायर्स की एवरेज आ जाएगी। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो एवरेज है ये स्क्वायर्स की एवरेज है, एवरेज का स्क्वायर नहीं है। देन हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जी, अगर पार्टिकल्स हमारे रैंडमली मूव कर रहे हैं तो ये जो स्क्वायर्स की एवरेज है ये हर डायरेक्शन में इक्वल होगी। एक्स डायरेक्शन में भी वही होगी, वाई डायरेक्शन में भी वही होगी, और जी डायरेक्शन में भी जो है ये जो स्क्वायर्स की एवरेज है ये सेम रहेगी। इस कंडीशन को अगर आप अप्लाई करें और जो है आप इसको जो है फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, हमारे पास जो है एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो इक्वल आ जाएगा रो बाय 3 V स्क्वायर एवरेज। अब अगर आप पास्कल लॉ अप्लाई करें इस पर तो पास्कल लॉ ये कहता है जी प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में इक्वल जो है वो एक्ट करता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जितना होगा उतना ही वाई में होगा, उतना ही जी में होगा। तो इन जनरल जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू जो है वो सेम यही रहेगी, यानी कि प्रेशर जो है गैस का किसी भी डायरेक्शन में जो है वो रो बाय 3 V स्क्वायर एवरेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसे मजीद जो है काइनेटिक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहते हैं तो हम जो है रो की वैल्यू डेंसिटी यूज कर लेंगे जो हमने लास्ट टाइम यूज की थी, उसमें हमारा जो L क्यूब है वो वॉल्यूम है, और उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में हमारे पास जो है प्रेशर जो है वो लिखा जा सकता है P इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3V एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं यहाँ से जी प्रेशर जो है हमारा वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर जो है गैस का वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो रिलेशन है इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसमें हमारे पास n और v फैक्टर भी आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम भी है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे देन हमारा प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा, यानी कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के साथ सर्टेन कंडीशंस में डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जी टेम्परेचर जो है इन जनरल उसकी फिजिकल डेफिनेशन क्या है, उसकी टेम्परेचर को हम इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो उसके लिए हम आइडियल गैस लॉ जो है वो यूज़ करते हैं, स्टार्ट वहाँ से लेते हैं जी। हमारे पास आइडियल गैस लॉ है जी PV इज इक्वल टू nRT। n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो n जो है उसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर से लिख लिया। देन हमारे पास R डिवाइडेड बाय Na जो है, यानी कि जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अगर आप उसे एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है, इसके अलावा इसका यूनिट जो है वो आपने ज़हन में रखना है। इसकी वैल्यू है जी 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इसके अलावा नेक्स्ट अभी हमने जो प्रेशर ऑफ गैस के लिए रिलेशन यूज़ किया वो था जी हमारे पास PV इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाय 3 और हमारे पास है जी हाफ mv स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप कंपेयर करें आइडियल गैस का जो रिजल्ट आया है और जो प्रेशर ऑफ गैस है तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिफाइन होगा कुछ इस तरह से 2 डिवाइड बाय 3 kb यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये रिलेशन हमें बता रहा है कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन अहम बात इसमें यह है कि टेम्परेचर विदाउट एनी कंडीशन जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है, यानी कि जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा, कोई कंडीशन नहीं है, हर केस के अंदर ऐसा ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं जी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमेशा हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी से मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा हम प्रेशर ऑफ गैस से जो है वो गैस लॉस भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ हम ड्राइव करते हैं जी। प्रेशर का रिलेशन था हमारे पास 2n डिवाइड बाय 3V एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा
जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n कांस्टेंट होगा, एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P और V जो है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। इस तरह से चार्ल्स लॉ भी हम ड्राइव कर सकते हैं जिससे कि जी अगर हम उसी रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखें जी V इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाई 3p। अब P और V को आपने रिप्लेस कर दिया है, उनकी पोजीशंस चेंज कर दी हैं और उसके साथ है जी हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन जाता है कि V जो है वो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और प्रेशर जो है वो सेम रहे, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। इसलिए हम लिख सकते हैं जी चार्ल्स लॉ प्रॉपरली, उसकी जो डेफिनेशन है कि जी V जो है वो हमेशा वॉल्यूम जो है वो हमेशा टेम्परेचर के साथ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा। देन इसके अलावा इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, हम आपको स्क्रीन पे जो है ना एक ग्लास ऑफ वाटर जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो है वो एनर्जी क्या है, तो माइक्रोस्कोपिकली इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन इसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जिससे जो है ये वाटर ये जो है बना है, जिसमें हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं और हर पार्टिकल की अपनी सर्टन जो है वो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन क्योंकि हम आइडियल गैसेस को स्टडी कर रहे हैं इस वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी को सपोज कर लेते हैं कि वो ज़ीरो है, लेकिन जो है हम आइडियल गैसेस पढ़ रहे हैं, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है इंडिविजुअल पार्टिकल की वो लाजमी तौर पर होगी, और इसी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो एनर्जीज हैं इसको हम इंटरनल एनर्जी से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि हर किस्म की जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी है, जो माइक्रोस्कोपिकल एनर्जी है, वो हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि आइडियल गैस, हम इन जनरली आइडियल सिचुएशंस को देख रहे हैं, आइडियल गैस को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए ज़ीरो होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी जो कि जो है वो इंटरनल एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो डायटोमिक पार्टिकल है या जो है ट्राइटोमिक पार्टिकल है, तो उसमें जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा भी कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, जैसे कि जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। इसके अलावा जो है वाइब्रेशनल मोशन भी जो है डायटोमिक पार्टिकल्स जो हैं वो उनके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो कर सकते हैं रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो है हम मैकेनिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सिंपली फ्रिक्शन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में चेंज कर देगी, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी और हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन से क्या मुराद होता है जी, ऐसे फंक्शंस जिनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंड करें, इस चीज़ पे डिपेंड ना करें कि वो स्टेट किस तरह से अचीव की गई है। जैसे कि जी आपके पास एक पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है। गैस जो है वो पाथ ए को फॉलो करते हुए 1 से 2 तक जाती है, गैस जो है वो पाथ बी को फॉलो करते हुए 1 से 2 तक जाती है। लेकिन जो है वो अगर आप इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करें 1 और 2 पे, तो पाथ कोई भी हो, इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड करे, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, स्टेट पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो है पाथ जो फॉलो किया गया है उस पर ये डिपेंड नहीं करती, रास्ते में क्या हुआ इस पर ये जो है स्टेट फंक्शन जो है ये डिपेंड नहीं करते। इसीलिए हमारी इंटरनल एनर्जी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो भी जो है स्टेट पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल किस पार्टिकल को आपने कहाँ पे रखा है उसके अकॉर्डिंगली ही हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल्स वुड हैव मैक्सिमम आरएमएस स्पीड एट सेम टेम्परेचर। जी किस गैस के लिए हमारे पास स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, तो भाई जितनी जो है गैस जो है वो लाइटेस्ट होगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो इनमें से जो वो गैस जिसकी जो कि सबसे लाइट है उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो जो वो है जी हमारे पास ए ऑप्शन हाइड्रोजन। सेकेंड है जी हमारे पास बाय हीटिंग अ सब्सटेंस विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो जी कौन सी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या उसकी
काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई भी जो है वो तब्दील नहीं होगी। तो अगर आप किसी चीज़ को जो है वो हीट अप करते हैं तो मैक्रोस्कोपिकल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो लाजमी तौर पे बढ़ जाएगी। तो इसमें जी सी जो ऑप्शन है हमारी वो दुरुस्त है।